हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संगठन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम दो पार्ट रखने वाले हैं। एक तो जितनी भी बाह्य संचालित परियोजना है वो, और सेकंड पार्ट आपका रहने वाला है राजकोषीय प्रबंधन वाला। तो थोड़ा सा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं सीधे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो स्लाइड है आपकी बाह्य संचालित परियोजना है वो कौन कौन सी है और कौन कौन किसकी हेल्प से चल रही है, तो वो देख लेते हैं। अभी वर्तमान में टोटल 13 हैं ऐसी राजस्थान में संचालित परियोजनाएं। पहला है आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चली जा रही है या उसके हेल्प से कौन कौन सी योजना है। तो बेसिकली जो नगरीय क्षेत्र विकास के लिए जो योजना है उसमें एडीबी हेल्प करता है। तो पहली है आपकी राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र फर्स्ट विकास परियोजना, जिसका सेकंड पार्ट भी है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र सेकंड विकास परियोजना। तो इस 14 शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए ये योजना है। नेक्स्ट है आपकी राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना। ठीक है, इसमें निवेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम एक योजना आएगी ऐसी नाम से कि राजस्थान राज्यमार्ग विकास परियोजना, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जाएगी। ठीक है, तो जो निवेश किया जाएगा वो किया जाएगा एडीबी के द्वारा, और इसका ट्रांच सेकंड जो है वो अप्रैल 2023 से प्रभावी हो चुका है, और ट्रांच थर्ड भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है एडीबी के द्वारा राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, जो कि शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति स्वच्छता के लिए कार्यरत है। इसका लाभ श्रीगंगानगर, पाली, टोंक और भीलवाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्टों को मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक थी उसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं में सहायता की जा रही है वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कौन सी चलाई जा रही है। तो रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना के लिए जो योजना है वो एनडीबी द्वारा सहायता की गई है उसमें, और उसका ट्रांच फर्स्ट और सेकंड दो ट्रांचों में है। इसमें जो 70% है वो एनडीबी द्वारा दिया जाता है, जबकि 30% स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं में सहायता की जा रही है। तो वर्ल्ड बैंक प्लस आपकी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके द्वारा ड्रिप परियोजना चलाई जा रही है। ड्रिप का आपका जो बांध पुनर्वासन सुधार योजना है वो ही है, जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है AIIB द्वारा वो 70% वहन किया जाता है, जबकि स्टेट के द्वारा वही 30%। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारीकरण के लिए जो परियोजना चलाई जा रही है वो भी वर्ल्ड बैंक द्वारा हेल्प की जाती है। नेक्स्ट है आपकी राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। ठीक है, और पहले जो आया था वो था आपका निवेश परियोजना कार्यक्रम। ठीक है, ये विकास वाला है तो वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा है, बाकी जो निवेश है वो आपका एडीबी के द्वारा है। नेक्स्ट है कि आपकी जो KfW जर्मनी के द्वारा कौन कौन सी चलाई जा रही है। तो वो आपकी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना है, जिसमें 47% KfW लोन देती है, 33% सेंटर द्वारा अनुदान मिलता है, और 20% जो है आपका जो 33% में से जो मिलता है उसमें स्टेट का इक्विटी है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो काम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना में है उसमें अंतर्राज्यीय विद्युत प्रसारण तंत्र इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जीका, बेसिकली जापान की संस्था है जिसके द्वारा कौन कौन सी योजनाओं में यहाँ पर सहायता की जाती है। तो पहला है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार। ठीक है, इससे पहले जो जल क्षेत्र के लिए आया था वो रेगिस्तान क्षेत्र में आया था, जो कि एनडीबी के द्वारा है। ठीक है, तो ये वाली ओनली जल क्षेत्र है। तो इसका जो लाभ है वो 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजना में उनका पुनर्वास और उनको फिर से जीर्णोद्धार करने के लिए योजना है, जिसमें जीका हेल्प करता है। और राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस निवारण परियोजना के लिए भी जीका हेल्प करता है, जो कि झुंझुनू और बाड़मेर जिलों में से योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है, और
अभी जो राजस्थान राज्य वानिकी एवं जैव विविधता का फेज 2 है वो भी जीका द्वारा ही हेल्प कराया जाता है। बेसिकली 10 जिले और 7 वन संरक्षित क्षेत्र इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आपकी स्लाइड है आपका जो पीपीपी यानी कि आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी सहभागिता। ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं या फिर कौन कौन सी योजनाएं हैं जो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो एजेंसी है सबसे उस स्तर पर, उसके बाद आपकी पीपीपी सेल है जो कि आयोजन विभाग के अधीन होती है। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी अनुमोदन समितियां हैं वो हैं। तो कौन कौन सी अनुमोदन समितियां, पहली आपकी शॉर्ट में बोले तो CID, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री होते हैं। बेसिकली ये जो काउंसिल है वो 500 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट हैं उनका अनुमोदन करती है या फिर उनके लिए देखती है। नेक्स्ट है आपका ECID यानी एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये इसका जो अध्यक्ष है वो आपका मुख्य सचिव होते हैं और जो CID के कार्य हैं उनको सुचारू रूप करने के लिए ही इसका गठन किया गया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट। बेसिकली इसमें जो इसका अध्यक्ष होते हैं वो आपके भी मुख्य सचिव होते हैं। और नेक्स्ट है आपका जो एम्पावर्ड कमेटी फॉर स्विस चैलेंज। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी मुख्य सचिव होते हैं और बेसिकली आयोजन विभाग के अधीन ही कार्यरत करते हैं। ठीक है, इसमें ओनली जो आपका काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके अध्यक्ष ही CM है, बाकी तो सबके मुख्य सचिव है, तो थोड़ा याद रखें। नेक्स्ट है आपकी ये तो आपका संस्था का ढांचा हो गया, ये कंप्लीट पीपीपी का। सबसे पूरा एजेंसी हो गई, उसके बाद पीपी सेल है, उसके बाद जो समितियां हैं कौन कौन सी देख ली, उनका सचिव अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जो सार्वजनिक निजी सहभागिता है उसमें कौन कौन से जॉइंट एडवेंचर संयुक्त उपक्रम चलाए जा रहे हैं। तो पहला है आपका PD कौर है जो कि दिसंबर 1997 चलाया जा रहा है। ठीक है, जो रोड के लिए है रेड कौर वो आपका राजस्थान 2004 में। और इसके अलावा सौर ऊर्जा के लिए जो जॉइंट एडवेंचर है 2014 से, जोधपुर का जो भड़ला पार्क है, जोधपुर का सौर पार्क है भड़ला में, वो इसी के अधीन आता है। और इसके अलावा 2014 में ही जैसलमेर और जोधपुर में सौर पार्क की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त है आपका अडानी वाला जो है वो 2015 में स्टार्टेड है। तो ये आपके कुछ जॉइंट इन्वेंचर हैं। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, सौर पार्क सबसे बड़ा कौन सा है वो भड़ला है जोधपुर का। ठीक है, और इसके अलावा है आपकी जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है। ठीक है, जो कि 2007 से स्टार्टेड है, VGF, जो बेसिकली आपका जो सोशल सेक्टर है उसमें काम करता है, जिसकी उपयोजना है आपकी सोशल सेक्टर की फर्स्ट और सेकंड। बेसिकली 100% के जो लोग सेंट्रल और स्टेट का योगदान रहने वाला, जबकि और सेकंड जो उपयोजना है उसमें 70% ओनली हेल्थ और एजुकेशन में रहने वाला है, जिसका 70% वहन आपका वही सेंट्रल स्टेट करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे हर 3 मंथ्स में होती है। ठीक है, और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 2010 से आपका जो जर्मन विकास बैंक है KfW उसकी सहायता ली जाती है। अब इसके अतिरिक्त जो अदर्स में है वो है आपकी सड़क विकास निधि जो कि 2013 से है, और पहली जो आपकी है वो 1994 की है। और इसके अलावा सड़क विकास निधि जो एक्ट है वो 2004 का है, और जो आपकी जो विकास नीति है बेसिकली वो 2013 की है। ठीक है, तो ये आपकी सार्वजनिक निजी सहभागिता थी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका चैप्टर का है वो भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल एक ना एक प्रश्न आता है आपका। तो ये राजकीय प्रबंधन कौन कौन सा कैसे है, तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट है आपका, आय, व्यय और घाटा। ठीक है, तो बेसिकली आय आपकी कैपिटल है, और जो आपकी रेवेन्यू राजस्व की आय है, जो आपकी पूंजीगत प्राप्तियां हैं और राजस्व प्राप्तियां हैं, तो बेसिकली उनसे आपकी आय होती है। तो जो आपकी पूंजीगत प्राप्ति है उसमें जो पब्लिक फाइनेंस है उसी से ही मैक्सिमम आपको प्राप्ति हुई, जबकि आपकी जो राजस्व
प्राप्तियाँ हैं उसको दो टाइप से प्राप्त होते हैं, आपको टैक्स से और नॉन टैक्स से। तो बेसिकली इसमें एक सीधा सीधा क्रम पूछ लेते हैं कि जो राजस्व प्राप्ति में कर टैक्स से जो प्राप्त हुआ है उसमें कौन कौन सा क्रम है। तो सबसे पहले जो सबसे मैक्सिमम है वो आपका स्वयं के कर से है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका केंद्रीय जो करों में हिस्सेदारी है, उसके बाद है आपका जो आपको ग्रांट अनुदान मिलता है, और सबसे कम जो आपको मिला है वो नॉन टैक्स से आपको आय की प्राप्ति हुई है। अगर हम स्वयं के कर में देखें सबसे ज़्यादा मिलता है आपको SGST से, स्टेट GST जो मिलता है, उसके बाद सेल टैक्स से, उसके बाद जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी होती है उससे, और उसके बाद टैक्स ऑन व्हीकल्स उस पर। तो सीधा सीधा क्रम पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसमें, स्वयं के कर से। लगभग इसमें जो वृद्धि है आपकी वो 16.76% की वृद्धि है। उसके बाद आपका केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, उसके बाद आपका ग्रांट हो गया, और सबसे कम है आपका नॉन टैक्स हो गया, ठीक है। अगर वहीं हम स्कीम बार देखें कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सेक्टर से है, तो एक ट्रिक से याद कर सकते हो जो है कि सैरटा एस से आपका जो सोशल और कम्युनिटी है, सामुदायिक और आपका सामाजिक है, वहाँ 53% है लगभग। एनर्जी वाले सेक्टर से आपका 14% है, रूरल डेवलपमेंट से 11%, और ट्रांसपोर्टेशन से आपका 6% के आसपास, और एग्रीकल्चर से आपका 5.74% के आसपास, ठीक है। ये इसका 100 हो रहा है वो दिख लेना, लेकिन थोड़ा पॉइंट में राउंड फिगर में लेने के लिए मैंने वो पूरा डिजिट लिया हुआ है, ठीक है। तो स्कीम वार जो बजट है उसमें किस प्रकार से योगदान रहने वाला है, तो ये एक ट्रिक से याद कर सकते हो ना, सैल्टा सोशल और कम्युनिटी, नेक्स्ट है आपका एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट, टी से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, और ए से एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा परियोजना विकास, ठीक है, देखेंगे पीछे अभी। हाँ, ये आपका आय हो गया, ठीक है। उसके बाद हम व्यय देख लेते हैं। व्यय दो टाइप से होंगे, तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एक आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो बेसिकली आपका जो पूंजीगत व्यय है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हुआ है आपका 19,798 करोड़ का, ठीक है। और आपका जो राजस्व व्यय है उस पर मतलब कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना परसेंट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा आपका हुआ है सोशल सर्विस पे, ठीक है, 40% के आसपास। उसके बाद आपकी जनरल सर्विस जो सामान्य सेवाएं हैं उस पर हुआ है 31%, और सबसे कम हुआ है आपका इकोनॉमिक सर्विस पे, ठीक है, 28%, ठीक है। और सोशल सर्विस में भी आपका जो सर्वाधिक है वो वेतन व मजदूरी पर ही जो व्यय आता है वो सबसे सर्वाधिक है। तो बेसिकली क्रम पूछते हैं इसमें कि कौन कौन से सर्विस में सबसे कम है, कौन से में ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा है आपका सोशल सर्विस, उसके बाद जनरल सर्विस, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक योजना है, पहले देख लेते हैं थोड़ी सी, नहीं इस क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका घाटे का। तो यहाँ से सीधा प्रश्न आपके पूछते हैं कि घाटे का कितना राजस्व घाटा रहा, कितना राजकोषीय घाटा रहा, कितना प्राथमिक घाटा रहा, जीडीपी का कितना % था, जो भी है। तो बेसिकली आपका पहला देख लेते हैं जो घाटा है वो राजस्व घाटा हो गया, जो कि आपके राजस्व व्यय और राजस्व आय का जो अंतर होता है, जिसमें व्यय अगर राजस्व व्यय ज़्यादा है तो तो घाटा होएगा। और दूसरा आपका राजकोषीय घाटा, जो टोटल आपके जो व्यय है एक्सपेंडिचर है उसमें टोटल आपकी कितनी इनकम है या आय है उसमें से निकल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका FRBM एक्ट है 2003 का, उसके अनुसार कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई है या फिर कुछ प्रावधान है कि इतना % होना चाहिए। तो FRBM एक्ट के तहत आपका जो राजस्व घाटा है वो 0% होना चाहिए, आपका जो राजकोषीय घाटा है वो 3% होना चाहिए, और आपकी जो देनदारी है अर्थात आपकी जो ऋण और जीडीपी का अनुपात है वो 34% के आसपास 34% होना चाहिए, ठीक है। अभी वर्तमान में जो इस साल का 23-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें कितना राजस्व घाटा रहा, कितना राजकोषीय, वो डिटेल दी हुई है। तो इस बार का जो राजस्व घाटा है वो आपका 31,491 करोड़ का है, ठीक है। ये सीधे प्रश्न पूछ जाते हैं कितने करोड़ का घाटा रहा, तो सीधा नंबर में प्रश्न दिए जाते हैं कि राजस्व घाटा कितना रहा, 31,491 करोड़। राजकोषीय घाटा रहा आपका 51,029 करोड़ का, ठीक है, जो कि आपका जीडीपी का 3.76% है। ये
बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीधे यहीं से पूछें कितना परसेंट राजकोषीय घाटा रहा जीडीपी का, तो 3.76%। ठीक है। और इस साल का जो ऋण जीडीपी का अनुपात है वो कितना रहा, तो लगभग ये है आपका 5,05,574 करोड़। और ये आपका जो जीडीपी का 37.23% है। ठीक है, ये वाले डाटा आपको याद ही करने पड़ेंगे, कितना राजकोषीय घाटा रहा, कितना राजस्व घाटा रहा, कितने आपकी जो ऋण जीडीपी का अनुपात है वो कितना परसेंट है, तो वो 37.23% है। 2-4 बार पढ़ेंगे तो डाटा याद हो जाएंगे सारे। और इस साल का जो प्राथमिक घाटा है वो आपका रहा है 20,427 करोड़ रुपए का। ठीक है। तो राजस्व घाटा है आपका 31,491 करोड़ का। राजकोषीय घाटा है आपका 51,029 करोड़ का। और बेसिकली आपका जो जीडीपी और ऋण और जीडीपी का अनुपात है वो 37.23% है। और प्राथमिक जो घाटा है आपका वो 20,427 करोड़ है। ठीक है। और इस वाले जो बजट का अनुमान था कि कितना रहेगा, तो वो है आपका राजस्व घाटा अनुमान से, बजट अनुमान से 25,758 करोड़। राजकोषीय घाटा इस बजट के अनुमान से 17,009 करोड़, जो कि आपका जीएसडीपी का 3.93 रहने वाला है। तो ये तो अनुमान से है, जो कि कौन सर्वे में दिए हैं, जो गवर्नमेंटल डाटा हैं वो ये हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी देनदारियां हैं, उसमें किस किस को कितना कितना पार्ट देना है, तो उसमें कौन सा क्रम है आपका। तो सबसे पहले जो आपका आंतरिक ऋण है वो सबसे अधिक है, जो कि 3.50 लाख करोड़ के आसपास है। और उसके बाद है आपका राज्य बीमा निधि, जो कि लगभग 64,000 करोड़ के आसपास का है। उसके बाद है आरक्षित एवं निधि एवं जमा, जो कि आपका 53,000 करोड़ के आसपास का है। इसके बाद आपको केंद्र सरकार से जो ऋण मिलता है वो आपका 37,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये सीधा क्रम पूछ लेता है कि देनदारियों में कैसा क्रम है। सबसे ज़्यादा आंतरिक ऋण, इसमें नंबर शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्रम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आंतरिक ऋण, उसके बाद राज्य बीमा निधि, उसके बाद आरक्षित निधि एवं बीमा एवं जमा, और सबसे कम है आपका केंद्र सरकार से ऋण। ठीक है। जो बजट 23-24 में राजस्व प्राप्तियाँ कितनी थी और व्यय कितना था, तो सीधा सा है कि प्राप्तियाँ आपकी 2,33,998 करोड़ थी। और राजस्व आपका जो व्यय था पिछले साल का वो है 2,58,883 करोड़। ठीक है। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपका राजस्व घाटा कितना था, जो कि 31,491 करोड़ का है। राजकोषीय घाटा आपका 51,029 करोड़ का है, जिसका जीडीपी का 3.76% है ये। और आपका ऋण अनुपात जीडीपी का जो ऋण और जीडीपी का अनुपात है वो 37.23% है जीडीपी का। आपका जो प्राथमिक घाटा है वो 20,427 करोड़ का है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो सीधे ही पूछे जाएंगे, थोड़े टफ हैं लेकिन याद करोगे तो हो जाएंगे। इसके बाद एक आपका जो परियोजना विकास कोष है, बेसिकली आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है, जो कि 2003 से चलाया जा रहा है। और बेसिकली 5 साल के लिए है। तो इसके अंदर जो भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, तो उसका जो पुनर्गठन किया गया वो नवंबर 2022 में किया गया था। और इसे एज एक केंद्रीय सेंट्रल क्षेत्र की योजना घोषित कर दिया गया है। और इसमें जो व्यय है आपका लगभग 150 करोड़ के आसपास है, जिसकी अवधि जो रहने वाली है वो 2022-23 से 24-25 यानी 3 साल तक और रहने वाली है। ठीक है। बेसिकली जो आपका ये IIPDF है, वो जिसमें आपका जो पीठासीन अधिकारी होगा कोई होगा परियोजना प्रयोजक का पदाधिकारी, बेसिकली उसको अगर 5 करोड़ तक के उस वित्त के पोषण की ज़रूरत है किसी योजना में, तो वो एकल प्रस्ताव होगा। लेकिन अगर 5 करोड़ से अधिक की है तो वो उसका वहन स्वयं के स्तर पर करेगा। ठीक है। तो ये छोटा सा फंड था आपका परियोजना विकास कोष। ठीक है। जिसका जो पुनर्गठन किया गया नवंबर 2022 में किया गया है, जिसका जो व्यय है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास रहने वाला है। ठीक है। तो
ये आपका जो चैप्टर 10 हो गया है। थोड़े इम्पोर्टेंट इसमें एक तो जितनी बाह्य संचालित परियोजना है इसमें ये इम्पोर्टेंट है, परियोजना का नाम दे दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा किसके द्वारा ये इसमें हेल्प की जाती है, एडीबी के द्वारा या एनडीबी के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा या जिका के द्वारा कोई भी योजना दी जा सकती है। तो पहली स्लाइड इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये जो पीपीए की जितनी भी कमेटियाँ हैं, समितियाँ हैं, उनमें उनके अध्यक्ष कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपके जो जॉइंट वेंचर हैं वो, और सबसे इम्पोर्टेंट है राजकोषीय प्रबंधन, जिसमें आपका इसमें जितने भी क्रम हैं, पूंजीगत व्यय के, राजस्व व्यय के और जितने भी स्कीम वार बजट का है, ये क्रम आपका इम्पोर्टेंट है। और ये जो स्लाइड है, ये जो चार्ट है, ये टेबल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न 100% श्योर आता है कि कितना राजकोषीय घाटा है, कितना राजस्व घाटा है, कितनी देनदारियां हैं, कितना प्राथमिक घाटा है। ठीक है, तो ये फिक्स नंबर आपको रटने ही पड़ेंगे सारे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राजस्व घाटा आपका 31,491 करोड़ का है। राजकोषीय घाटा आपका 51,029 करोड़ का है, जो कि जीडीपी का 3.76% का है। ठीक है, प्राथमिक घाटा आपका 20,427 करोड़ का है। ठीक है, उसके बाद आपके जो देनदारियों का क्रम है वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो पिछले साल के डाटा है राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय के, वो तो इसमें बेसिकली वो आपके नंबर्स आंकड़े थोड़े ज़्यादा हैं और वो बेसिकली पूरे इकोनॉमिक सर्वे में ही ज़्यादा हैं, तो आप 2-3 बार देखोगे तो याद सारे हो जाएंगे। बेसिकली इसमें 2 जो स्लाइड बताए हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।